एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे अध्याय 4। नए लोगों को फिर से मैं बता दूं, हम इस चैनल पे JCERT के जितने भी बुक हैं सभी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में यह जो चैप्टर है वह क्लास 8 का भूगोल है, यानी जियोग्राफी है। ठीक है, तो चलिए, नए हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कृषि, फार्मिंग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राहुल, नाजिया और हरजीत विद्यालय में एक साथ लंच कर रहे थे। राहुल ने रोटी लाई थी, नाजिया ने बिस्किट और हरजीत ने डबल रोटी। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक ही स्कूल में कई तरह के लोग कई तरह के खाने लेकर के पहुंचे हैं। तो अब बताने का प्रयास यह किया जाएगा कि ये सभी चीज बना कैसे, बनने में किस किस प्रोडक्ट का इसमें यूज हुआ है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा। राहुल ने कहा, अरे देखो तो, तीनों चीज गेहूं से ही बनी है। खेती में गेहूं उपजाने से लेकर आटे में परिवर्तित कर फिर कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने तक की क्रियाएं इसमें शामिल है। ये कैसे होता है? चलिए शुरुआत करते हैं तो आगे समझने का। आगे यह सब बात जो है शिक्षक सुन रहे थे, उसने अब शिक्षक ने क्या बताया उस पे देखिए। मनुष्य की जिन क्रियाओं में से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, शिक्षक ने क्या बताया, इन सभी की बातों को सुन करके शिक्षक ने जवाब दिया कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब एक शब्द है आर्थिक। आर्थिक या फिर आर्थिक उन्नति का मतलब क्या हुआ, यानी पैसे का, आपका धन संपत्ति बढ़ रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं बोलेंगे। इसी में से आगे क्रम है, आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, पहले प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक। ठीक है, 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। अब बारी बारी से ये सभी क्रियाओं को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन, इसके उदाहरण है। अब मैं आप लोगों को सिंपल सा बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक क्रियाओं में सिर्फ उसको रखा जाता है जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो मतलब इस क्रिया में डायरेक्ट हम प्राकृतिक से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि क्या, कृषि कहाँ से हम करते हैं, तो यह हम प्राकृतिक से करते हैं। खनन कहाँ से हो रहा है, हमारी प्राकृतिक से। मछली पालन भी हम कहाँ से करें, प्राकृतिक से ही जुड़ाव करके हम मछली पालन वगैरह करेंगे। ये हो गया प्राथमिक क्रियाएं। अधिकतर गरीब लोग ये सभी चीजें क्रियाएं करती है अपने जीवन यापन के लिए। खनन जो है यह भी एक प्राथमिक क्रियाएं है। मतलब सिंपल सा समझिए कि जो डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा आता है द्वितीयक क्रियाएं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त सामग्री को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीयक क्रियाओं में किसको हम बोलेंगे, किसको, तो द्वितीयक क्रिया हम उसको बोलेंगे जिससे हम प्राथमिक क्रिया को ही संशोधित करके यानी परिवर्तित करके हम क्या बनाते हैं, नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो कृषि था, कृषि से हमने क्या प्राप्त किया, गेहूं। और अब यहाँ द्वितीय क्रियाओं में क्या बन गया, गेहूं से हम आटा बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, डबल रोटी बना रहे हैं। उसी तरह यहाँ खनन करके हमने क्या बनाया, लोहा निकाला लोह एस को। अब लोह एस से हमने क्या बना लिया, लोहा बनाया। उसी तरह से और सारी चीजें हम प्राप्त कर पाते हैं। सोना भी निकालते हैं तो उसका भी शुद्धकरण हम लोग करते हैं। पेट्रोलियम निकालते हैं
तो पेट्रोलियम निकालना क्या कहलाता है? प्राथमिक क्रिया। उसको हम लोग शुद्ध करके किसमें बना देते हैं? द्वितीय क्रियाओं में बना देते हैं। जैसे हम खेती करके कपास बनाया और कपास से हमने क्या बनाया? वस्त्र बना लिया, या द्वितीय क्रियाएं, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पर हम पहुंच गए। अब सोचिए, सिंपल सा बात है। पहला यहाँ पर ये था, पहला हमने सबसे पहले इसको बनाया, हो गया, कृषि करके उत्पादन किया, खनन करके बाहर निकाला। दूसरे में क्या किया हमने? दूसरे में हमने नए प्रोडक्ट इससे बनाए। क्या? दूसरे में नए प्रोडक्ट हमने बनाए। लेकिन आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकार बताए गए हैं, मतलब हमको फायदा होना चाहिए इससे। तो तृतीय क्रियाओं में किसको शामिल किया गया है? देखिए इसको, ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब यह कि गेहूं से हमने आटा बना लिया, बिस्किट बना लिया, तो क्या इसको हम खाने के लिए बनाए हैं? नहीं, इससे हम कुछ फायदा कमाएंगे। तो फायदा कब हमको होगा? जब इसको हम बेचेंगे। बेचने के लिए क्या क्या हो सकता है? यातायात की सेवाएं होना चाहिए। संचार, आने एक जगह से दूसरी जगह हमको बताना कि हम जो है इस चीज प्रोडक्ट को बनाए हुए हैं, इसको खरीदिए। 2 कारण। दूसरा इसका विज्ञापन, जिससे होगा ना, विज्ञापन देना। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा व्यापार होगा उसके बाद ही ना। इन सभी क्रियाओं में क्या होगा? व्यापार भी शामिल होगा। अरे इन सारे चीजों को हेल्प के लिए कौन हमको देगा कुछ पैसे वगैरह? बैंकिंग दे सकता है, तो हम पैसा किसमें रख देंगे? बैंक में रख देंगे। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। समझते हैं? प्राथमिक क्रिया जो है डायरेक्ट हमें नेचर से जुड़ा हुआ चीज मिलता है। द्वितीय क्रिया में क्या करते हैं? जो चीज हम लोग प्राथमिक क्रिया में बनाते हैं उसका संशोधन करके नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तृतीय क्रिया में हम किसको शामिल रखेंगे? इस दोनों क्रियाओं के हो जाने क्रिया में हमने क्या करते हैं? उसको बेचने का, व्यापार करने का काम करते हैं। देखिए, हमारे आसपास के दुकानदार, बैंक कर्मचारी, ब्यूटी पार्लर, ड्राइवर, डॉक्टर आदि सभी तृतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग विश्व के सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित प्राथमिक क्रिया कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले लोगों ने क्या सीखा? कृषि करना ही सीखा। तो इसीलिए बोला गया प्राचीन प्राथमिक क्रिया कौन सा है? कृषि। तो हम कृषि पर चर्चा करने का प्रारंभ करेंगे आज। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन हो गया। फसल उत्पादन कृषि के अंतर्गत आता है। दूसरा पशुपालन हो गया, जैसे मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन, ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। विश्व में 50% एवं भारत में 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। बोला गया है कि विश्व का जो है 50% जनसंख्या जो है वह कृषि पर जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत का अगर हम बात करें तो 100 में से 2/3, मतलब कितना? 60% लोग किस पे जुड़े हुए हैं? कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी कैसे? प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब डायरेक्ट कृषि से, प्रत्यक्ष किसमें बोलेंगे हम? प्रत्यक्ष उसको बोलेंगे जो डायरेक्ट खेत में जाकर के काम कर रहे हैं, हो गया प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ। और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ने का मतलब जो व्यापारी लोग हैं, किसान से खरीद करके अपना उसको बेच करके अपना जीवन यापन चला रहे हैं। जो यातायात के साधन है, जो ट्रक वगैरह लिया हुआ है, वह क्या कर रहा है? एक जगह से सामान ले जाकर दूसरी जगह पर बेच रहे हैं। कौन सा? खाने वाले सामान। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े हुए? कृषि पर ही आश्रित है। ठीक है, आगे है कृषि कार्य के उपयुक्त भौतिक कारक है। अब कृषि कार्य करने के लिए हमारे क्या क्या उपयुक्त भौतिक कारक होंगे, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या भौतिक कारक है? पहला है अनुकूल स्थलाकृति। अनुकूल स्थलाकृति का मतलब हो गया, जमीन आपको समतल होना चाहिए। अगर ऊबड़ खाबड़ जमीन है तो वहां पर हम खेती कैसे कर पाएंगे? कृषि कैसे करेंगे? तो नहीं कर पाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर कृषि कैसे कर पाएंगे? भरपूर मात्रा में नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा समतल करके हम कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मृदा अच्छी होनी चाहिए। मृदा तो है, लेकिन अगर बालू वाला मृदा है तो ज्यादा कृषि नहीं हो पाएगा। और जलवायु भी कृषि के अनुकूल होना चाहिए। अगर ज्यादा ठंडा प्रदेश है तो वहां पर नहीं होगा खेती, ज्यादा गर्मी है तो वहां पे भी खेती नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या? भौतिक क्रिया है। ठीक है, फिजिकल जो ये सब क्रियाएं हैं वो। अब है आर्थिक क्रिया, यानी पैसे वाला जो क्रिया हो गया, रुपये वाला, वो कौन सा है? पूंजी लगाना पहले। उसके बाद आधुनिक तकनीक, ट्रैक्टर वगैरह जो है
फिर सिंचाई के लिए जो होगा मशीन वगैरह, ये सभी आधुनिक तकनीक हो जाएगा। अधिक उपज के लिए उर्वरक का जरूरत चाहिए और उन्नत बीज चाहिए, ताकि बीज में थोड़ा एक ही बीज से बहुत ज्यादा जो है आपको उपज मिल सके, हाइब्रिड वाला बीज, ठीक है। इसके अलावा ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है कृषि योग्य या कृषिगत भूमि कहलाती है। पूछा जाएगा कृषि योग्य और कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, तो ऐसी भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा सकता है उसको हम कृषि अकृषि योग्य भूमि कहते हैं। विश्व के कुल भूमि का मात्र 11% भाग ही कृषि योग्य है। कितना? सिर्फ 11% भाग। इस दृष्टिकोण से भारत की स्थिति अच्छी है। यहाँ 75% भूमि कृषि योग्य है। 75 नहीं, 57% भूमि कृषि योग्य है। हाँ, 75% टोटल हो जाएगा, लेकिन अभी जो है प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो 57% कृषि योग्य भूमि है। यह हमारा भारत है। देखिए, भारत में कृषि योग्य भूमि का बात किया गया है, लेकिन इधर जहाँ पर जो है सो पहाड़ी क्षेत्र है, उन सभी को भी ग्रीन किया हुआ यहाँ दिखाया गया है, जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कृषि तंत्र, यानी कृषि करने के लिए क्या क्या चीज उपयोग में हम लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कृषि कार्य भी एक तंत्र की तरह कार्य करता है। कृषि कार्य करने के लिए बहुत सारे, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक जाल जैसा लगाना पड़ेगा। सिंचाई के लिए बहुत सारी सुविधाएं जरूरत पड़ेगी, फिर खेत को जो है जोतने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगा, बोयाई के लिए अलग अलग मशीन का जरूरत पड़ेगा। तो एक तंत्र की तरह काम करता है, जिसमें सबसे पहले हमको निवेश करना होगा किसी चीज का। संक्रियाएं एवं निर्गत उत्पादन भी शामिल है इन सभी में, किसमें? कृषि तंत्र में। निवेश के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो बीज हो जाएगा, पैसे से खरीदेंगे इसको, उर्वरक भी पैसे से खरीदेंगे और मशीनरी भी खरीदेंगे। उसके बाद श्रमिक भी आते हैं। खुद से तो ज्यादा अपना खुद से खेती नहीं कर सकते हैं, तो लोग को भी लगाएंगे आप खेती करने के लिए, तो ये तो आप निवेश ही कर रहे हैं। इस पे जो भी खर्चा होगा, टोटल खर्चे के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो आप निवेश कर रहे हैं। मतलब ये हो गया, किसी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं तो किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज लगा करके कृषि कर रहे हैं ताकि हमको प्रॉफिट हो सके। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी प्रमुख संक्रियाएं हैं, अलग अलग जो क्रिया हम कर रहे हैं सो। जबकि फसल, ऊन, दूध एवं दूध उत्पाद इसके उत्पाद हैं, यानी जो ये सब हो जाने के बाद उत्पाद जो मिलेगा वो। जैसे अगर हम फसल लगा रहे हैं तो फसल से उत्पाद हमको मिलेगा, मतलब हाँ ठीक है। उसके बाद अगर हम गाय भैंस का पाल रहे हैं, वो भी तो खेती करना है, तो उससे हमें दूध का उत्पादन होगा। उसे भेड़ पाल रहे हैं तो उनका उत्पादन होगा। यहाँ कृषि तंत्र के जो है जाल जैसा जो है कुछ चार्ट बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया। देखिए, पहला है निवेश। निवेश में क्या आ जाएगा, एक भौतिक निवेश और एक होता है मानवीय निवेश। भौतिक निवेश किसको बोलेंगे हम, जो हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, हम खुद से सूर्य का प्रकाश घर से नहीं दे सकते हैं, उसके लिए सूर्य का होना जरूरी है। फिर वर्षा भी होगा, मृदा भी है, तापमान, उसके बाद ढाल। दूसरा है मानवीय निवेश, जो हम निवेश कर सकते हैं मेरे अंडर जो है, बीज लगाना, सही बीज, रसायन यानी उर्वरक का, मशीनरी जुताई के लिए, श्रम यानी श्रमिक लगाएंगे, भंडारण, अगर उपज गया सही से तो उसको रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। ये सभी हमारे मानवीय निवेश है। अब प्रक्रम कौन कौन सा लगाएंगे हम ये सभी चीजों के लिए, तो जुताई हो गया, बुआई, सबसे पहले जोतने का, खेत भुरभुरा करना है, सभी मिट्टी को पलटना है। बुआई यानी हम क्या करेंगे, बीज रोपेंगे। निराई, जो खरपतवार उग जाएंगे उसको हमको निकाल करके उससे फेंकना है, घास को। सिंचाई, पानी का जरूरत है तो पानी देना है। अब इन सभी हो जाने के बाद कटाई भी करना जरूरी है। निर्गत, सबसे लास्ट में क्या प्राप्त होगा, हमें फसल प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कृषि के प्रकार, कौन कौन सी कृषि के प्रकार है। विश्व के विभिन्न भागों में कृषि के भिन्न भिन्न तरीके प्रचलित है। अलग अलग जगह पर वहाँ के भू आकृति के अनुसार से, या फिर वहाँ के जो कुशल कारीगर जैसा उसने सीखा है अपने दैनिक जीवन से, उसके अनुसार से जो है भिन्न भिन्न तरीके प्रचलित है। एक ये तरीका भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। जैसा कि मैंने बताया कि भूगोल की दशाएं वहाँ की कैसी होगी। इसके अलावा उत्पाद की मांग, क्या आपको चाहिए, उत्पादन क्या आपको लेना है,
ठीक है, उसके ऊपर श्रम क्या लगा रहे हैं और जो आप मशीनरी लगा रहे हैं वह कैसे आप लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इन आधार पर कृषि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्वाह कृषि और एक होता है वाणिज्यिक कृषि। इस दोनों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आता है निर्वाह कृषि, ये हो गया निर्वाह कृषि, ठीक है। किसको बोलेंगे? कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि, हम लोग इस बात को जरूर सुने होंगे कि अपना जीवन यापन हम चला रहे हैं, किसी तरह से मेरा निर्वाह चल रहा है। निर्वाह कृषि का मतलब उतना ही खेती आप कर पा रहे हैं जिससे आपका घर अच्छी तरह से चल जाए, आपका परिवार के जो लोग हैं उसका भरण पेट मतलब भरण पोषण सही से हो जाए, वो हो गया निर्वाह कृषि। जैसा कि अधिकतर हम भारत में देखने को हम लोग को मिलता है, झारखंड बिहार के क्षेत्रों में। असल में निर्वाह कृषि करने वाले गरीब किसान होते हैं, इसके पास ना तो इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग कम या नहीं के बराबर होता है, यानी तो क्योंकि गरीब है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं लगा सकता है, ज्यादा कम होता है। पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, खुद के जो परिवार के लोग हैं वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं खेती करने के लिए। उपज कम प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार होते हैं। निर्वाह कृषि के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे। एक होता है गहन निर्वाह कृषि। क्या होता है गहन निर्वाह कृषि? जिसमें किसान साधारण औजारों से खेती करता है, जिसमें श्रम की प्रधानता होती है, श्रम यानी मेहनत की प्रधानता होती है। जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है, वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। गहन निर्वाह कृषि को आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम झारखंड बिहार से हैं तो आप अपने घर के अगल बगल में देखेंगे, एक ही खेत में गेहूं के दिन में उसमें आपको गेहूं रोपा हुआ आपको मिलेगा, धान के दिन में उसी खेत में धान रोपा हुआ मिलेगा, गेहूं कट जाने के बाद, गेहूं नहीं, धान कट जाने के बाद उसी खेत में आपको छोटे से खेत में क्या करना है, थोड़ा सा में आलू रोप दिया गया है, थोड़े से जगह पे बैगन रोपा हुआ है, थोड़ा सा में धनिया, थोड़ा सा में ही टमाटर रोपा गया है, उसी खेत में थोड़ा सा प्याज रोप दिया गया है। इससे क्या क्या होगा, देखिए गेहूं हो जाने के बाद उससे रोटी बना सकते हैं, उसी में जो है बैगन टमाटर वगैरह रोपा हुआ है तो उसी में सब्जी बना सकते हैं, आलू भी रोपा हुआ है, आलू से सब्जी बना सकते हैं, धनिया पत्ता उपयोग करके चटनी बना सकते हैं। जमीन का छोटा टुकड़ा है, हम अपना जीवन यापन का मतलब चलाना चाह रहे हैं, ना तो इससे ज्यादा प्रॉफिट हमको होना है ना तो कुछ होना है, तो उसी से हम चाह रहे हैं, उसी खेत से कि ज्यादा प्रॉफिट हमको हो जाए, मतलब ज्यादा हमारा घर का सब्जी वगैरह बाहर से ना खरीदना पड़े, ठीक है। यही हो गया, आगे समझते हैं। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः फसल चावल है, इस प्रकार की कृषि में मुख्य फसल चावल है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ वहाँ गेहूं का भी उत्पादन होने लगा है। मक्का, तिलहन, दलहन अन्य फसलें हैं। झारखंड में मुख्य रूप से चावल एवं मक्का उपजाया जाता है। झारखंड में मुख्य रूप से चावल मक्का उपजाया जाता है। इस प्रकार की कृषि दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। भारत में भी इस प्रकार की खेती की जाती है। भारत में भी जब जनसंख्या अधिक है तो यहाँ पर भी इस तरह की कृषि की जाती है। कौन सा कृषि? गहन निर्वाह कृषि। गहन मतलब होता है गहरा, छोटा सा जमीन में ही गहरा मतलब बहुत ज्यादा सब्जी या तो फसल को उपजाना, ये हो गया आपको गहन निर्वाह कृषि। अब दूसरा है आदिम जीवन निर्वाह कृषि, इसको समझते हैं। यह कृषि का सबसे प्राचीन तरीका है। इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि एवं चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। आदिम जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार के होते हैं, पहला एक स्थानांतरित कृषि, दूसरा है चलवासी पशुचारण कृषि। इसको भी दो प्रकारों में समझाया गया है, आराम से समझते हुए चलिए, बहुत सिंपल है। स्थानांतरित कृषि किसको बोलते हैं उसको समझिए। यह कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है। इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पूर्व जन्म वाले क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पर? जहाँ ज्यादा भारी वर्षा होती है और जहाँ वनस्पति अधिक है वहां पर इसे की जाती है। क्या करते हैं लोग? किसान किसी एक जगह के वृक्षों को काट कर और जलाकर साफ कर देते हैं
तथा राख को मृदा में मिला देते हैं। 3-4 वर्षों तक वहां कृषि कार्य करता है। मृदा की उर्वरा शक्ति समाप्त होने के बाद किसान दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए स्थानांतरित कृषि को हम समझाना का प्रयास करते हैं। एक देखिए जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ये जंगल वाला क्षेत्र है। जंगल वाले क्षेत्र में क्या होगा, बहुत ज्यादा पेड़ होंगे, तो वहां पे रहने वाले, देखिए आदिम का मतलब क्या हो गया, आदिम आदिवासियों की ही एक जनजाति है। तो क्या करेगा, यहाँ के फसल एक छोटा सा टुकड़ा में, एक छोटा सा टुकड़ा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है थोड़ा सा क्षेत्र में पेड़ को काट दिया गया। अब पेड़ को काट करके क्या किया गया, वहीं पर पेड़ को जला दिया गया। जो भी पेड़ के छोटे छोटे मतलब घास वगैरह है उसी क्षेत्र में जला दिए गए। क्यों जलाया गया यहाँ पर, ताकि ये जल करके उस जमीन को क्या करेगा, उर्वरा शक्ति प्रदान करेगी। पहले के जमाने में क्या था, हमारे पास उर्वरक नहीं था। अभी जिस तरह हम लोग खाद का उपयोग करते हैं अधिक फसल के लिए, उसमें ऐसा संसाधन नहीं था। तो लोग किससे करते थे, इसी तरह जला करके जो है खेती किया करते थे। अभी एक क्षेत्र में 3-4 साल खेती कर लेने के बाद वहां से उठ करके क्या करते थे, दूसरी जगह पर आकर के वहां के पेड़ को साफ करके कृषि करना प्रारंभ करते थे। इससे क्या क्या नुकसान है उसको समझिए। सबसे पहले तो ये कि इससे ज्यादा फसल नहीं हो पाता था। तो फसल नहीं होने का कोई ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि यह तो निर्वाह कृषि है, लोग निर्वाह के लिए कृषि कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसमें जंगल में आग लगाए जाते थे, उससे आग का जंगल में फैलने का खतरा रहता था। हो गया। तीसरा कारण क्या था, इसमें तीसरा नुकसान क्या है, इससे अगर परिवार बढ़ने पर जंगल के खत्म होने का भी खतरा बना रहता था। समझ में आ गया। अब जो हम लोग यहाँ स्थानांतरित कृषि के नाम से पढ़ रहे हैं, असल में इसके बहुत सारे नाम है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर उत्तर पूर्वी भारत का अगर हम बात करें तो वहां झूम के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि इसको बोलते हैं। देखिए मलेशिया में इसको हम लद्दांग बोलते हैं, ब्राजील में रोका बोलते हैं, श्रीलंका में चेनो बोलते हैं, मसोले जो है मध्य अफ्रीका में बोले जाते हैं, मेक्सिको में हम मिल्पा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में हम दीपा बोलते हैं। इससे यह पता चल रहा है कि यह कृषि पूरे विश्व में प्रचलित है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार की कृषि को कृतन और दहन कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी काटना और जलाना के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। जहां पे थोड़ा गर्मी वाला क्षेत्र है वहां पर यह प्रचलित है। भारत में भी असम, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कृषि का तरीका प्रचलित रहा है। लेकिन वनों के कटने तथा अन्य पर्यावरणीय कारणों से भारत में इस प्रकार की कृषि पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। सबसे पहले गहन निर्वाह कृषि, जो छोटे से जमीन के टुकड़े में अलग अलग फसल को रोप करके अपना परिवार को पोषण का पेट भरने का काम है, गहन निर्वाह कृषि। अब आदिम जीवन निर्वाह कृषि क्या हो गया, जंगल क्षेत्रों में आदिवासी के द्वारा पेड़ को काट करके वहां पर उसी को जला करके उसी के उर्वरक से खेती करना ही आदिम जीवन निर्वाह कृषि कहलाता है। उसमें से एक हो गया स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित यानी स्थान में ही एक ही जगह पे रह करके कृषि हो रहा है। दूसरा है चलवासी पशुचारण। यह क्या होगा, इस प्रकार की कृषि में पशुपालन अपने पशुओं के साथ चारा पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। पशु उत्पाद ही उसका मुख्य भोजन है। देखिए क्या है, पशु नैतिक चलवासी यानी एक जगह से दूसरी जगह जा करके पशु चारण यानी पशु चराने वाला, यह कृषि ही हो गया। असल में होता क्या है, जंगली क्षेत्रों में यानी मैदानी क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो पशु पालने वाले लोग हैं वह क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में अपने पशु को लेकर के कहाँ चले जाते हैं, पेड़ के ऊपर तक चले जाते हैं। वहां पर उसको तापमान कम देखने को मिलता है। जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे तापमान कम होते जाएगा, तापमान कम होगा तो वहां पे घास वगैरह जो है उपजने लगेगा गर्मी दिनों में। ठंड के दिनों में जहां पर वहां बर्फ था, बर्फ पिघलने के बाद गर्मी के दिनों में वहां पे मौसम सुहाना हो जाएगा और वहां पर जो है घास उपजने लगेंगे। अब ये जो है सो अपने जानवरों को लेकर के कहाँ चले जाएंगे, ऊपर वहीं पर, और वहीं पर जो है जानवरों से उसका ही उत्पाद दूध वगैरह से अपना जीवन यापन चलाएंगे। हो गया। ठंड के दिनों में क्या होगा, ठंड के दिनों में पहाड़ से नीचे आ जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, वहां पर ये पशुचारण करते हैं।
तो उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे पशु उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। सहारा मरुस्थल, पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया एवं भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। इसको देखिए, दूध, मांस, ऊस, खाल प्रमुख उत्पाद है इससे। पशुपालक मौसम के अनुसार चारे की खोज में अपना स्थान बदलते रहते हैं। ऐसे पशुपालक पालक को हम ऋतु प्रवासी कहा जाता है। ऋतु प्रवासी, मौसम बदला, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, ऋतु प्रवासी कहा जाता है। ठीक है। भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में गद्दी एवं गुर्जर लोग भेड़ एवं बकरियों के साथ गर्मी के दिनों में उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं और जाड़े में नीचे की ओर चले आते हैं। समझ रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति भी ऋतु प्रवासी पशुचारण करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में हिमाचल प्रदेश जो है सब गुर्जर और गद्दी लोग क्या करते हैं, बकरी को पालते हैं। पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति जो है क्या करते हैं, वह ऋतु प्रवासी पशुचारण करते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिटेल से करते जा रहा हूँ। वीडियो बड़े होने की जो है कोई मतलब दुख हमको नहीं होगा। वाणिज्यिक कृषि, इसमें फसल उत्पादक एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। इसमें हम वाणिज्यिक कृषि में क्या होगा, जो भी हम पशुपालन करेंगे या फिर फसल उत्पादन करेंगे, इससे हम आर्थिक लाभ यानी पैसे कमाने के लिए कृषि करेंगे। इसी को हम वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानते हैं। कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। कृषि अंतरीकृत एवं विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। अर्थात मानव श्रम का उपयोग कम किया जाता है, लेकिन मशीनरी का ज्यादा उपयोग होता है। खेत बड़े फार्म की तरह होते हैं। इसमें उन्नत किस्म की बीज तथा रासायनिक उर्वरक का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि फसल को बेचना है तो सारे चीजें जो है लगाए जाते हैं। ये असल में कहाँ पे ज्यादा होता है, हरियाणा और पंजाब में, भारत में ज्यादा देखने को मिलते हैं ये सभी चीजें। उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह बने होते हैं। यह कृषि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि और तीसरा है रोपण कृषि। एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है वो है वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसको समझते हैं। इसमें कृषि कार्य वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उन्नत तकनीक, उन्नत बीजों का उपयोग इसकी मुख्य विशेषताएं होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है, इसमें खेत का आकार बड़े बड़े होते हैं। इसमें मानव की जो है इन्वॉल्वमेंट वह कम होती है। उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है, चाहे सिंचाई के लिए या फिर जुताई के लिए। उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है, हाइब्रिड बीज का। और इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल क्या होता है, गेहूं होता है। और ये अधिकतर ये फसल कहाँ पे उपजाए जाते हैं, तो ठंडे वाले क्षेत्रों में उपजाए जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में पेरेरीज, यूरोप में और एशिया में स्टेपीज, दक्षिण अफ्रीका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं जहाँ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। विश्व का अधिकांश गेहूं का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता है। पेरिज को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह भी बनता है कि बताइए पेरिज जो घास का मैदान है किस देश में है। उसके बाद स्टेपीज किस देश में है, पंपास किस देश में है, डाउन्स किस में देश में है। उसके अलावा गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपको याद रखना है। दूसरा है मिश्रित कृषि। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य करना मिश्रित कृषि कहलाता है। फसल उत्पादन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप पशुपालन भी कर रहे हैं तो मिश्रित कृषि कहा जाता है। कैसे होगा इस तरह, उसको देखते हैं। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित देशों में की जाती है। इसमें भूमि का उपयोग फसल उत्पादन तथा मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं पश्चिमी यूरोप में यह प्रचलित है। इन प्रदेशों में फसल के रूप में गेहूं एवं मक्का का उत्पादन तथा पशुपालन के रूप में भेड़ एवं गाय पाला जाता है। मिश्रित कृषि में याद रखेंगे, सिंपल सा है कि किसान क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और फसल का भी उत्पादन करते हैं। फसल से जो भी घास वगैरह उसी में निकल रहा है उसको ले जाके पशु को खिलाते हैं, या फिर पशुपालन के लिए वह फार्म बना के रखते हैं, बड़े बड़े फार्म जहाँ पे पशु की सेवा की जाती है और उसको बेच करके उससे जो है दूध वगैरह प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ जानने योग्य बातें हैं क्या है, रबड़ जो है अधिकतर मलेशिया और इंडोनेशिया में आपको देखने मिलेंगे। कोकोआ कहाँ से निकलता है, दक्षिण अफ्रीका में। मसाले भारत में उपजाए जाते हैं। कहवा
ब्राजील, कोलंबिया और भारत में, चाय भारत और श्रीलंका में, नारियल फिलीपींस, भारत और श्रीलंका में उपजाए जाते हैं। तो अब आते हैं रोपण कृषि पर। रोपण कृषि किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोकोबा, चाय मसाले, नारियल की एकल फसल उपजाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। किसमें? रोपण कृषि में। अगर आप रबर का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा श्रम की जरूरत पड़ेगी और पैसे की जरूरत पड़ेगी। फसल उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों के निकट ही किया जाता है। सभी फसल निर्यात आधारित होते हैं। निर्यात आधारित मतलब कि बेचने वाला, एक निकाल के दूसरी जगह बेचने वाला, ठीक है। अतः यहाँ परिवहन सुविधाएं विकसित होती है। जहां पर ये सभी फसल उपजाए जाते हैं वहां पे परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां इसके अनुकूल होती है। कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है कि भौगोलिक इन सभी फसल का जो है उत्पादन के लिए अनुकूल है। इसका विकास मुख्य रूप से विकासशील देशों जैसे भारत, ब्राजील, श्रीलंका, घाना, आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में हुआ है। इसका मुख्य रूप से विकास, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये सभी देश कहाँ पर देखने को मिलेगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेंगे। या तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या फिर इक्वेटर की अगल बगल में देखने को आपको मिलेंगे ये सभी देश। ब्राजील विश्व का कहवा उत्पादक देश है। यहाँ कहवा के बड़े बगान को फजेंडा कहा जाता है। कहाँ पर? ब्राजील में। भारत में चाय, नारियल तथा कहवा की खेती होती है, जिसमें कहाँ पे? असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चाय, केरला में नारियल तथा कर्नाटक में कहवा का उत्पादन होता है। डायरेक्ट बोल दिया गया है। अब विश्व के फसल एवं कृषि उत्पादक पद्धति के आधार पर 13 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है विश्व को। भारत में देखिए दार्जिलिंग तथा नीलगिरी चाय उत्पादन के लिए तथा चिकमगलूर कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, नीलगिरी और भारत का जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है वो चाय उत्पादन के लिए और कहवा उत्पादन के लिए चिकमगलूर प्रसिद्ध है। अब अगर हम झारखंड का बुक पढ़ रहे हैं तो झारखंड के बारे में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वही उसी के क्रम में झारखंड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। झारखंड में कृषि प्रकार के एवं पद्धति उसको समझते हैं। जलवायु, फसल प्रकार तथा तकनीक के आधार पर झारखंड में अनेक प्रकार की कृषि पद्धति का विकास हुआ है। राज्य में खाद्यान्न फसल जैसे चावल हो गया, मक्का अधिकांश क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अब सोचेंगे मक्का क्यों उपजाया जाता है? तो मक्का मोटा अनाज है, कम पानी में भी, पथरीली भूमि में भी मक्का हो सकता है, इसीलिए झारखंड के इस भूमि में ज्यादा उपजाने को देखने को मिलता है। यहाँ की कृषि मूलतः जीवन निर्वाह कृषि है। जीवन निर्वाह कृषि यानी अपना जीवन चलाने के लिए कृषि है, बेचने के लिए कृषि यहाँ पे नहीं किया जाता है। सिंचाई सुविधा के विकास होने से नगदी फसल तथा सब्जी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब सिंचाई सुविधा का जब विकास हो रहा है सरकार के ही मदद से या तो खुद से लोग जागरूक हो रहे हैं, तो निर्वाह फसल जो है उसका भी खेती करना प्रारंभ कर रहे हैं लोग। झारखंड को सामान्यतः 6 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। किसमें? 100 उत्तरी कोयल घाटी, हजारीबाग पठार, दामोदर घाटी, राजमहल पहाड़ी, रांची पठार, स्वर्ण रेखा कृषि प्रदेश मुख्य रूप से है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड को कितने कृषि प्रदेश क्षेत्रों में बांटा गया है, बताइए। अरे झारखंड को कितने कृषि प्रदेशों में बांटे गए हैं? तो 6 कृषि प्रदेशों में बांटे गए हैं, इसको याद रखना है। अब फसल, मुख्य फसलें क्या क्या है उस पर समझते हैं। फसलें अनेक प्रकार की होती है, जैसे खाद्य फसल, रेशेदार फसल, पेय फसल। खाने वाले फसल जिसको उपजा के हम खाते हैं, रेशेदार फसल जिससे हम क्या करते हैं, कपड़े उपड़े बनाते हैं। पेय फसल इसको क्या करते हैं, हम लोग पीने में काम लेते हैं। जैसे कौन कौन है? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा खाद्य फसल है। देखिए ये सब चीज हम खाते हैं। जूट और कपास रेशेदार फसल है, इससे हम क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं। चाय और कॉफी प्रमुख पेय फसल है, इससे हम पीने का प्रारंभ करते हैं। भारत में फसल को मौसम के आधार पर खरीफ,
रबी दो वर्गों में बांटा गया है। अब खरीफ और रबी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खरीफ की फसल किसको बोलते हैं, रबी फसल किसको बोलते हैं। तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे धान कब बरसात के समय में रोपे जाते हैं, मक्का भी बरसात के समय में रोपे जाते हैं, कपास हो गया, मूंगफली जो है प्रमुख खरीफ फसल है। इसके अलावा रबी फसल किसको बोलेंगे, जो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोए जाते हैं, कब, ठंडा के दिनों में, तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जैसे गेहूं हो गया, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू प्रमुख रबी फसल है। ठीक है। एक होता है जायद फसल। तो जायद फसल कब रोपा जाता है, तो जायद फसल याद रखेंगे ये जून जून और मार्च के बीच में जो है जायद फसल रोपे जाता है, यानी मार्च और जून के बीच में जायद फसल रोपे जाते हैं। कौन कौन से, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तारबूज हो गया, करेली, ये सभी चीज जो है जायद फसल के रूप में आते हैं। चावल, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। इसकी कृषि उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किया जाता है। धान की खेती करती हुई महिलाएं आपको यहाँ पर दिखेंगे। धान की खेती के लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है पानी की। इसकी भौगोलिक दशाएं क्या हो सकती है, तो तापमान 16 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तथा चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता उपयुक्त होती है, धान की खेती के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। मक्का चावल के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। झारखंड में एक विशेष प्रकार की सब्जी जिसको रुगड़ा उगाई जाती है। यह वर्षा काल में मुख्यतः सखुआ वृक्ष के नीचे उगता है। रुगड़ा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, खोखड़ी बोलते हैं, कुकुर मुत्ता बोलते हैं। उपजाया जाता है यानी खुद से उपजता है। अब प्रमुख उत्पादक देश कौन है चावल का, तो चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। इसके बाद मुख्यतः भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र है। उपयुक्त जलवायु दशा के कारण भारत में कुछ फसलों भागों एवं बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसल उपजाई जाती है। उपयुक्त जलवायु के कारण क्या होता है, भारत या फिर बांग्लादेश में एक ही साल में 2-3 फसलें उगाई जाती है। किसकी, धान की ही खास बात हो रही है, चावल की फसल उगाई जाती है। पानी की उपलब्धता है तो उगा सकते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य है। झारखंड में नदी घाटियों में चावल की कृषि की जाती है क्योंकि वहां पे पानी की उपलब्धता आपको देखने को मिलती है, इसीलिए। अब आता है गेहूं के बारे में समझते हैं। विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होते हैं। कहां पर, जहां पर साल में कुछ समय तक ठंडा और कुछ समय के लिए गर्मी रहता है, उस क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है। इसके लिए भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए, तो गेहूं हम लोग देखते हैं ठंडा के समय में होता है तो 14 डिग्री तथा काटने के समय 18 डिग्री सेल्सियस मतलब रहना चाहिए तापमान। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, यानी पानी की थोड़ा कम खपत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, खुद से कुएं से पानी चला करके इसको जो है गेहूं लोग उपजा लेते हैं। इसमें के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, दमुत मिट्टी। फसल पकने के समय पाला रहित रहते हैं एवं तेज धूप उपयुक्त होती है। आप देखेंगे मार्च अप्रैल के समय में तेज धूप होने लगता है, गर्मी प्रवेश करने लगता है हम लोग के क्षेत्रों में, तो ये गेहूं पकने का समय होता है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन होगा गेहूं का, तो वे सभी राज्य जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होंगे, वो सभी राज्य होगा मतलब गेहूं उत्पादक के लिए। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास मैदान गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में वसंतकालीन एवं शीतकालीन 2 प्रकार के गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में शीतकालीन गेहूं उपजाया जाता है, इसीलिए हम लोग रबी फसल इसको बोलते हैं। भारत में मुख्य उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार है। चावल के बाद गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, उसके बाद आता है मिलेट। मिलेट किसको बोलते हैं, मोटा अनाज को हम कहते हैं मिलेट। जैसे कौन कौन, ज्वार हो गया, बाजरा और रागी इसमें शामिल है मिलेट में। भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए इसकी, तो आर्द्र शुष्क वातावरण होना चाहिए, यानी थोड़ा गर्मी, ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए। बाजरा बाजरा उत्पादन के लिए औसत वर्षा
45 सेंटीमीटर, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ज्वार के लिए 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और तापमान 20 से 32 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए कौन सा मिट्टी जरूरी है? बलुआही या लाल मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, ज्यादा पानी का जरूरत इन सभी फसलों को नहीं होता है, इसीलिए अधिकतर क्षेत्रों में उपजते हैं, जंगली क्षेत्रों में। उत्पादक देश में जो है भारत, नाइजीरिया, माली, चीन इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र तथा रागी का कर्नाटक है। सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ उपजाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। और रागी का कहाँ पे? कर्नाटक में उपजाए जाते हैं। मक्का का मूल स्थान मेक्सिको है। यह मुख्यतः उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। समझ आया? मक्का का मूल स्थान कहाँ पर है? तो आप देखेंगे तो मेक्सिको जो है मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए? तो 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। उसके बाद 60 से 100 सेंटीमीटर तक क्या होना चाहिए? बारिश होना चाहिए। बलुआही मिट्टी तथा अधिक धूप उपयुक्त तो होता है इसके लिए। ठीक है। उत्पादक देश क्या है? तो मक्का की कृषि लगभग संपूर्ण विश्व में की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना प्रमुख मक्का उत्पादक देश हैं। उसके अलावा चावल एवं गेहूं के बाद भारत का तीसरा प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन सा है? मक्का है। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। इसके बाद आता है कपास। रेशे वाली फसल है। कपास का स्थान सर्वप्रथम है, प्रमुख है। रेशे वाली फसल यानी इसे हम कपड़ा उपड़ा बनाते हैं, सबसे ज्यादा प्रमुख कपास है। भारत में कपास का जन्मदाता कहा जाता है भारत को। कपास एक नकदी फसल यानी बेचने वाली फसल है। इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। याद रखेंगे, फसल को हम क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। इसके लिए भौगोलिक दशाएं आप देख सकते हैं। 24 सेंटीग्रेड रहना चाहिए तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, नमीयुक्त जलवायु होनी चाहिए, पाला रहित 200 पाला रहित दिन होना चाहिए और तेज चमकीली धूप जो है उत्पादन का आदर्श स्थिति है। आजादी के पहले से ही भारत कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आजादी के पश्चात कपास और जूट उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश चला गया। पहले जहां पर हम लोग कपास जाते थे, अब वह पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया। जब हम लोग का देश का बंटवारा हुआ था, तो कपास का प्रमुख उत्पादक देश में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान एवं ब्राजील तथा मिस्र आती है। ठीक है। आगे है कपास उत्पादन के लिए भारत का दक्कन वाला पठार यानी काली मिट्टी सर्वोत्तम है। इस प्रकार काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है इसका? तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में होता है। पटसन को बंगाल का सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। किसको? पटसन को। पटसन यह भी एक रेशेदार फसल है। इसके रेशों में से बोरे, तंबू, तिरपाल, दरी और रस्सियां बनाई जाती है। भौगोलिक दशाएं कैसी चाहिए? तो जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, जल जमाव होने वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। डेल्टाई प्रदेश इसके लिए उत्तम क्षेत्र है। गर्म एवं आदर्श जलवायु इसके उत्पाद के लिए उपयुक्त होता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। किसको? पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। याद रखेंगे। मुख्य उत्पादक देश में कौन है? विश्व में भारत और बांग्लादेश के जूट के मुख्य उत्पादक देश है। इसके अलावा चीन, देखिए आपको याद क्या रखना है इसमें, जितने भी ये फसल दिख रहे हैं उसमें फर्स्ट और सेकेंड ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। उसके अलावा झारखंड, भारत का बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। देखो, कॉफी रोपण कृषि की फसल है, इसको रोपते हैं हम। चाय के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख पेय फसल है। यह उष्ण जलवायु में उपजाया जाता है जाने वाला फसल है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है? कॉफी के पेड़ पौधे के खोज इथोपिया के कफा प्रांत में हुई थी। कॉफी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। ब्राजील को विश्व में कॉफी का कटोरा कहा जाता है। किसको? ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसकी भौगोलिक दशाएं क्या है? 25 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए तापमान,
1500 से 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, यानी धान जैसा इसमें बहुत ज्यादा वर्षा चाहिए। उत्पादक देश कौन कौन सा है? ब्राजील, कोलंबिया, भारत है। भारत में कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। केरल, तमिलनाडु में भी इसका उत्पादक होता है। इसके अलावा चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय फसल है। यह बागानों में उगाई जाती है। चाय भी एक रोपण कृषि है। ठीक। विश्व प्रसिद्ध ओलोंग चाय ताइवान में पैदा की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे है, उसको देखेंगे। चाय के फसलों से पत्तियों को तोड़ते समय अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मतलब चाय जो है कैसे बनता है? चाय के पौधे के पत्ती से बनते हैं चाय। कहाँ पर बनता है? पर्वतीय ढलान जहां जल का जमाव नहीं होता है। उसके अलावा पर्वतीय मिट्टी जिसमें अम्ल की मात्रा हो उपयुक्त होता है, वहां पर ये सभी चीजें मतलब चाय उपजाए जाते हैं। उत्पादक देश में क्यों होना होगा? विश्व में चाय का प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत, चीन, केन्या है। ये सभी चीज हो गया। वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया है। चाय की शुरुआत चीन से की हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन चीन के सम्राट सेनजुंग के सामने गर्म पानी के प्याले में सूखी पत्तियां आकर गिरी, जिनसे पानी में रंग आया। उन्होंने उसकी चुस्की ली तो उसका स्वाद बहुत पसंद आया। यहीं से होती है चाय की शुरुआत। डन। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि में विकास आवश्यक है। इसके कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, जैसे बोए गए क्षेत्र का विस्तार, सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार, बोए गए फसल की सुविधा, उर्वरकों की समुचित प्रयोग, उच्च उपज होने वाले बीजों का प्रयोग, कृषि में मशीनरी का उपयोग। कृषि में विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना, ताकि लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले, वे सम्मान के साथ जीवन जी सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन हो। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है विकसित देशों में किसान किस प्रकार की खेती करते हैं? इसकी खेती का तरीका हमारे देश की खेती से किस प्रकार अलग है? आइए हम लोग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एक फार्म का अध्ययन कर वस्तुनिष्ठ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। विश्व के सापेक्ष में हम लोग देखेंगे। पहला हो गया भारत का एक फार्म। कौन सा है? उत्तर प्रदेश के गाजियापुर में आलियाबाद में एक छोटा सा गांव है। आलियाबाद में छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का छोटा किसान है। इसने अपने 1.5 हेक्टेयर की उर्वरक भूमि पर एक फार्म है। वो अपने फार्म में भाड़े के ट्रैक्टर से जुताई करवाता है। अधिक उपज होने पर बीज खरीदता है। अधिक उपज देने वाला समीप के खेत में लगे नलकूप से खेत की भी सिंचाई करता है। इसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। वो वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें गेहूं और चावल उपजाता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस, कुछ मुर्गियां हैं। पास के शहर के सहकारी भंडार में दूध वह बेचता है अपने भैंस का। वहां से मुन्ना लाल को पशुधन के चारे, स्वास्थ्य एवं कृत्रिम गर्भधारण के संबंध में सलाह भी मिलती है। ठीक है। मुन्ना लाल कभी कभी बैंक या कृषि सहकारी समिति से कृषि कार्य हेतु ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर में मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है, जिसके कारण बाजार अनुकूल न होने के बावजूद भी उन्हें अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है। समझ रहे हैं? ये भारत के कृषि का फार्म के बारे में बताया गया है। अब अमेरिका के फार्म के बारे में हम समझेंगे क्या है वहां पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एशिया में स्थित याहोवा राज्य में एक किसान जो हॉरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वहाँ अपने फार्म हाउस में ही रहता है। वह मुख्यतः फसल मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाता है। वो अपने खेत की मिट्टी की जांच के लिए समय समय पर प्रयोगशाला में भेजकर पता करता है उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। वो अपने खेत में मक्का तक उगाता है। जब वो आश्वस्त हो जाता है कि मिट्टी और जल इस फसल की आवश्यकता को पूरी कर देंगे, पीड़कों पर नियंत्रण के लिए आधुनिक तरीकों से कीटनाशी का छिड़काव करता है। देखिए वहां पर छिड़काव करते हुए हेलीकॉप्टर से छिड़काव कर रहा है, क्योंकि 300 हेक्टेयर भूमि है और वहां पे खेती करने से पहले वह मिट्टी का जांच भी प्रयोगशाला में करवाता है। क्या आप भारत में ऐसा देखते होंगे? तो नहीं देखने को मिलता है। अब जो हॉरन जो नाम है के पास एक कंप्यूटर भी है जो उपग्रह से जुड़ा है। अब उस कंप्यूटर में देखते हैं
यह उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है, यानी खेत का जो तस्वीर है उसको भी वो उपग्रह से प्राप्त करता है कि कहाँ नुकसान, कोई जानवर वगैरह तो नहीं चल घुस गया, ये सभी चीज़ों देखने के लिए। जिसके अनुसार वह कीटकनाशियों एवं उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। वह अपने खेतों में ट्रैक्टर, बीज बोने का मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग करता है। अनाज को फार्म हाउस में बने अनाज भंडारों में एकत्रित करता है तथा आवश्यकता अनुसार बाजार में भेजता है। क्या-क्या देखने को मिल रहा है अंतर? सबसे पहले ये कि यहाँ पे ये जो है कीड़ा वगैरह को भगाने के लिए छिड़काव करता है। खुद से खेती करने के लिए इसके अपना ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, सब चीज़ है। यहाँ तक कि अनाज का भंडारण की भी सुविधा उसके फार्म हाउस में है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एवं व्यवसायी की तरह काम करता है। किसान किसकी तरह? व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि भारत के खेतिहर किसान की तरह। ठीक है, आगे है मंजू की सफलता की कहानी। मंजू नाम की कोई औरत है, उसके बारे में समझते हैं। मंजू बोगोंगा झारखंड के पश्चिम सिंधी जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव बड़ा नंदा में रहती है। उसके पास भी 0.5 एकड़ की एक बाड़ी तथा 1 हेक्टेयर का एक धान का खेत है। इन दोनों से उन्हें अपने परिवार की अस्थायी आय हो जाती है। अपने परिवार पालने के लिए यहाँ पर ये खेती करती है मंजू जी। अपने बाड़ी में, हम लोग बाड़ी बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में, बाड़ी किसको बोलते हैं? बाड़ी वह स्थान जो आपके घर के बगल में होगा, जहाँ पे बरसात में ज़्यादा पानी नहीं जमता है, वहाँ का जो बाड़ी का जो भूमि आपको देखने मिलेगा वो बलुआई नहीं, मतलब बहुत भुरभुरा मिलेगा आपको, जहाँ पर आलू वगैरह हम लोग रोपते हैं, ज़्यादा पत्थर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इसमें हम शलजम, मिर्ची, गाजर, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन उपजाते हैं। कौन? ये उपजाती है मंजू। ऐसा सब सिर्फ कुछ वर्ष पुराने 2009 ईस्वी से शुरू हुआ। इससे पहले उसके पिता गंगाराम बोंगोंगा पिछले 20 वर्षों से पारंपरिक कृषि करते आ रहे थे। वास्तव में वे खेती के अन्य आधुनिक तरीकों से अनभिज्ञ थे। उसके पापा जो थे, उसको कृषि के जो आधुनिकीकरण हो रहा है, आधुनिक कृषि के बारे में नहीं पता था, तो वह पारंपरिक कृषि किया करते थे। और वे भी नहीं जानते थे कि किसी बिचौलियों के बिना सीधे बाजार से अच्छे दाम में उत्पाद बेचे जा सकते हैं। उसके पापा जब खेती करते थे तो वो क्या करते थे? स्थानीय व्यापारी को ही बेच देते थे। स्थानीय व्यापारी मतलब जो आया उसके खेत पर, उसको ले जाकर कम दाम में ही किसी तरह बेच देते थे। सन 2008 में कृषि विज्ञान केंद्र ने जगन्नाथपुर में कार्बनिक कृषि का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। मंजू ने अपने पिता के साथ उसमें भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मंजू की उत्सुकता के देखते हुए 1000 केंचुओं से उसकी मदद की और उन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने और उसका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया। वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद मंजू ने उसे अपनी बाड़ी में मटर छीमी के पौधों में डाला। उनकी फसल बहुत अच्छी हुई। मीठे स्वाद के कारण उन्हें आमदनी भी अधिक हुई। उसके बाद मंजू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मटर छीमी की फसल की सफलता के पश्चात मंजू के परिवार ने मिश्रित खेती की शुरुआत कर दी, यानी अलग-अलग जो है फसल को उपजाना प्रारंभ कर दिया। पड़ोस की 0.5 एकड़ जमीन को भी उसने लीज पर ले लिया। कुल 12 प्रकार की सब्जियों का खेती होने लगी। इससे 6 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन निरंतरता के साथ होने लगा और परिवार की आय 6000 रुपये प्रति माह बढ़ गई। मंजू ने कदम यही नहीं रुके। उसने सारे गांव वालों को कार्बनिक खेती करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। अब उनके गांव में किसान खरपतवार को जलाने के बजाय वर्मी कंपोस्ट बनाने लगे। इस कार्य के लिए मंजू को जिले का सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक चुना गया तथा ATMA यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के द्वारा उन्हें 25,000 रुपये पुरस्कार भी दिया गया। अब मंजू ने वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसानों को बेचना भी शुरू किया है। इनसे उसकी वार्षिक आय 15,000 से 20,000 के रूप में बढ़ गई है। किसानों को उन्होंने प्रशिक्षण देना भी आरंभ कर दिया, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी मंजू को सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर महिला कृषक का भी पुरस्कार दिया गया। और यह जानकारी कहाँ से मिला? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा यह जानकारी हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कुछ जानने योग्य बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में आपको इसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले देखिए कृषि प्रकार के संबंध
से संबंधित शब्दावली क्या है उसके बारे में देखेंगे। एग्री, बीटी, पीसी, शेरी, हार्टी, एपी, फ्लोरी, ये सभी में कल्चर जुड़ जाने के बाद क्या बन गया? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि कार्य करना। बीटी कल्चर में अंगूरों का उत्पादन के संबंध है ये। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन से संबंधित है पीसी कल्चर। शेरी कल्चर रेशम उत्पादन से संबंध है। हार्टिकल्चर फलों के उत्पादन से। एपी कल्चर मधुमक्खी के उत्पादन से। और फ्लोरिकल्चर फलों के उत्पादन से, फूलों के खेती से संबंधित है। इसमें से किसी न किसी चीज को पूछा जाएगा कि बताइए ये रेशम उत्पादन से संबंधित कौन सा शब्द है, तो याद रखेंगे आप सेरीकल्चर। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, कृषि अंग्रेजी की एग्रीकल्चर का पर्यायवाची है। एगर का अर्थ है भूमि या खेत, कल्चर का अर्थ है जुताई करना। इस प्रकार किसी जमीन के टुकड़े पर कार्य कर कुछ उपजाना ही कृषि कहलाता है। झारखंड में 37.30% भूमि ही कृषि योग्य है। इसका कारण राज्य के अधिकांश भूभाग का जंगली एवं पठारी होना है। राज्य का कुल भूभाग का 29.61% भाग पर वन है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अध्याय 4 को आप पूरी तरह डिटेल से समझ गए होंगे। आपको सिर्फ जितने भी फसल है उसमें पहला और दूसरे को ही याद रखना है। कौन सा देश प्रथम है इसके उत्पादन में, या फिर भारत का कौन सा राज्य उत्पादन में प्रमुख है, उसको ही याद रखना। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है आप वो भी नहीं याद रखें, क्योंकि ये जो बुक बना हुआ है अभी तत्काल में कौन सा देश अभी नंबर 1 और नंबर 2 पे आएगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है। उसको आप ऑथेंटिक डाटा निकाल करके उसको याद रख सकते हैं। तो सभी से मैं यही आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को भी लाइक करके कहीं शेयर आप कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं आप लोग सभी से एक नए और मजेदार वीडियो में। इसी बुक को हम आगे के चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।